हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। एनआईई एलआईटी के प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में से, और इसमें हमारे पास जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे कोड। अब इस कोड के बेसिस पे वो क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ नोड्स एंड एजेस इन द ग्राफ। अब ये यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि यार ग्राफ तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है किसके ऊपर, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, दैट इज अ सीएफजी पोर्शन। अब इस सीएफजी पोर्शन में से आपको करना क्या होता है, हमने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में देखो सबसे पहले हमारे पास लाइन दी है कि हमने इनिशियलाइज किया i इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट हमने इसको नोड में कन्वर्ट कर लिया। मतलब फर्स्ट नोड क्या कह रही है कि i इज इक्वल टू 1 को डिक्लेयर। उसके बाद देखो ये जो i वाली जो है वो हम t1 में यूज कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू t2 में यूज कर रहे हैं, फिर t3 में t2 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया और फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक हम सेम वेरिएबल i पे ही वर्क कर रहे हैं। तो यानी आपकी स्टेटमेंट 2 से लेके स्टेटमेंट 6 तक जो है वो एक ही काम कर रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि आपका जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ है वो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट से कहां जा रहा है, 2 to 6 स्टेटमेंट। तो 2 to 6 को हम क्या कर रहे हैं, एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 7th स्टेटमेंट में इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट दिया है। तो इफ स्टेटमेंट क्या कह रही है, तो इसको इफ वाली को हमने क्या किया, नोड 3 बना दिया। तो नोड 3 में हमने क्या दे दिया, 7th स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दी, i इज लेस देन 0, तो ये यहाँ पे जाएगा। अदरवाइज गो टू कहां पे जाएगा, गो टू 2 मतलब यहां पे जाएगा, दैट इज सेकंड नंबर स्टेटमेंट। तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट कहां पे, नोड नंबर 2 में। तो ये देखो ये नोड मतलब काइंड ऑफ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ये 1, ये वर्टेक्स 2, ये वर्टेक्स 3, और एजेस कितनी है, एज 1, एज 2, एज 3। तो 3 एजेस 3 वर्टेक्स। तो यहां पे मेरा आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज 3 वर्टेक्स एंड 3 एजेस। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो सीएफजी के ऊपर क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना है। और दूसरा, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने विकिपीडिया का लिंक जो है इसका दिया हुआ है सीएफजी का, तो बस आप वो लिंक भी अगर कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। तो वो लिंक आप जरूर करके जाए ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आता है तो आप इजिली उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज होल्डिंग एन एंट्री फॉर ईच टर्मिनल सिंबल एंड इज एक्टिंग एज ए परमानेंट डेटाबेस। यहां पे हमारे पास बात कर रहे हैं हम सिंबल टेबल की। तो सिंबल टेबल जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आया हुआ है कंपाइलर में से। तो कंपाइलर में जितने भी स्टेप्स होते हैं हमारे, चाहे हम लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें, सिंटेक्स सिमेंटिक की बात करें, तो हर एक स्टेप में हम यूज करते हैं किसका, सिंटेक्स टेबल का। और सिंटेक्स टेबल का दूसरा नाम जो है वो क्या है, वेरिएबल टेबल। क्योंकि इसके अंदर हम रखते क्या है, इसके अंदर हम वेरिएबल्स को स्टोर करके रखते हैं, उनके सिमेंटिक्स को रखते हैं। उनके अंदर अगर हमारे बात करें वेरिएबल्स की स्कोप की या वेरिएबल्स की बाइंडिंग की, जैसे हम फॉर एग्जांपल इंट ए इंट बी भी डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये एक्चुअल में डिफाइंड होती है वेरिएबल टेबल में, जिसको हम बोल सकते हैं सिंटेक्स टेबल। तो ये सिंटेक्स टेबल या वेरिएबल टेबल जो है ये होल्ड करके रखता है ये सारी एंट्रीज। और साथ के साथ आप कह सकते हो कि ये डेटाबेस है एक तरह से, क्योंकि डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स, और टेबल जो है वो कलेक्ट करके रखता है ये सारी एंट्रीज को। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, दैट इज वेरिएबल टेबल। और यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में, कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चंस के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना और ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखो अब कंपाइलर डिजाइन में से अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल जो है आप कह सकते हो कि 3 to 4 क्वेश्चंस की उम्मीद है। मतलब एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस की उम्मीद है, क्योंकि टीओसी का पोर्शन उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया। पहले टीओसी का पोर्शन आता था, अब इन्होंने टीओसी का पोर्शन सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ इस बार की नोटिफिकेशन में। तो आप कह सकते हो कि कंपाइलर का पोर्शन जो है वो हार्डली 3 से 4 नंबर का आएगा और बिल्कुल बेसिक लेवल का। मतलब अगर आप मैक्सिमम टॉपिक्स को विकिपीडिया से भी कवर कर जाते हो ना, उनका एक सिंपल सा आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है डीबीएमएस में से, और डीबीएमएस में से मैंने पहले भी बताया कि सीक्वल का पोर्शन एंड नॉर्मलाइजेशन का पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो एक्सपेक्टेड डीबीएमएस में से मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टू मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस की उम्मीद है आने की। मतलब 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 8 क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आप कह सकते हो कि डीबीएमएस आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली फोकस करके रखना है। और इसमें से नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है, चाहे इंडेक्सिंग का टॉपिक है, चाहे आपका एसक्यूएल का पोर्शन है, या बेसिक ईआर मॉडलिंग के ऊपर क्वेश्चंस है, कीज के ऊपर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। तो 7-8 नंबर का अगर पेपर एक टॉपिक मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आ रहा है, तो यानी आप कह सकते हो कि उस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो देखो इस टॉपिक का अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन में से, बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लाइक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो काफी डीप में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को ही रखें। और यहां पे अगर हम बात करें, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, थर्ड एनएफ की प्रॉपर्टी है। थर्ड एनएफ में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं किसी टेबल को, तो लॉसलेस डीकंपोजिशन हमेशा रहता है, और साथ ही साथ डिपेंडेंसी जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक होता है लॉसलेस डीकंपोजिशन, एक होता है लॉसी। जब स्पूरियस टपल्स आती है उसको बोलते हैं हम लॉसी डीकंपोजिशन। तो थर्ड एनएफ में इंश्योर है, मतलब गारंटी है कि लॉसलेस डीकंपोजिशन ही होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा टपल नहीं आएगी, और डिपेंडेंसीज भी प्रिजर्व्ड रहती हैं, विच इज नॉट इन द केस ऑफ बीसीएनएफ। लेकिन अब ये लॉसलेस डीकंपोजिशन होता क्या है, डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग क्या होती है, और थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, ये सारी जो है आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, जितनी भी वीडियोस है, सारों की सारी वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर जितने भी लिंक दिए हुए हैं ना, उसके ऊपर जरूर फोकस करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके एनआईई एलआईटी के अकॉर्डिंग ही वहां पे मैंने दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें तो ये ट्रू है, यस दिस इज व्हाट ट्रू। नेक्स्ट, एनी रिलेशन विद टू एट्रीब्यूट इज इन बीसीएनएफ, यस दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से अगर हमारे पास एक टेबल में दो एट्रीब्यूट है T1 T2, अब क्या क्या पॉसिबल है, या तो एक पॉसिबल है कि लेट्स से कि कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो कैंडिडेट की क्या होगी, T1 T2 कंबाइंड। अब देखो अगर एक ही कैंडिडेट की है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो बीसीएनएफ का जो कंडीशन क्या होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब अगर हमारे पास एक डिपेंडेंसी दी है अल्फा गोज टू बीटा, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की या फिर सुपर की होना चाहिए। अब अगर मेरे पास टेबल में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो ऑब्वियसली इस केस में आप कह सकते हो कि यस इट इज इन बीसीएनएफ। अगर लेट्स सपोज T1 गोज टू T2, मतलब अगर आपके पास ये डिपेंडेंसी दी है T1 गोज टू T2, तो ठीक है, T1 हमारा क्या होगा, कैंडिडेट, एक ही डिपेंडेंसी और उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैंडिडेट की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 गोज टू T1 अगर होता है तो उस केस में आपका T2 कैंडिडेट की बन जाएगा। तो यस, एक ही डिपेंडेंसी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कैंडिडेट की, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों डिपेंडेंसी दी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों हमारी कैंडिडेट की बन जाएंगी, और दोनों ही डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कैंडिडेट की है। तो यानी आप कह सकते हो कि यस, अगर टेबल में दो ही एट्रीब्यूट है, जिसको आप कह सकते हो बाइनरी टेबल या बाइनरी रिलेशन, तो यस इट इज ऑलवेज इन बीसीएनएफ। तो अगर वो बीसीएनएफ में है तो वो थर्ड में होगा, यस अगर वो बीसीएनएफ में है तो वो थर्ड में भी होगा, वो सेकंड में भी होगा, वो फर्स्ट में भी होगा, क्योंकि बीसीएनएफ सबसे इंटरनल होता है। अगर वो बीसीएनएफ में है तो वो थर्ड में भी है, वो सेकंड में भी है, वो फर्स्ट में भी है। सो दिस इज अ रिलेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाना। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है, 1 और 2 बोथ आपकी ट्रू। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द नंबर सिस्टम। डिजिटल और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें भी आपको बताया हुआ है कि नंबर सिस्टम में तो क्वेश्चन मान के चलो कि लिखा ही हुआ है आपके पेपर के अंदर, तो इसीलिए इसके ऊपर मेन फोकस रखना। और बहुत ज्यादा अगेन डीप में नहीं, ऑल्दो उन्होंने सिलेबस में फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप बेसिक का भी पढ़ जाते हो ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ते, तब भी आपको कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लोगे। तो ऐसा ना हो कि बहुत हार्ड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने के चक्कर में आप बेसिक क्वेश्चंस जो है वो गलत कर जाओ, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि यार बेसिक लेवल के तो मैं कर लूंगा, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं करता हूं, ज्यादा ट्राई करता हूं। इस चक्कर में क्या होता है कि बेसिक लेवल के भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना। नेक्स्ट, ये देखो 632, ये हमारे पास जो है वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। देखो बेस क्या है 8। अब ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन को हमने करना क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाइनरी से हम इसको क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 8, बेस 8 है, तो कितनी बिट्स लगेंगी रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में,
3 बिट, क्योंकि 0 से 7 हमारे पास रेंज बनेगी, तो 0 से 7 रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो देखो 2 को खोलो, तो 2 को 3 बिट में लिखना हो तो क्या लिखोगे 0 1 0, 3 को लिखेंगे 0 1 1, और 6 को लिखेंगे 1 1 0। 6 क्या होता है 1 1 0। अब आपको करना क्या है, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी में मतलब बेस 2 हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल में, मतलब बेस 16, और 16 का मतलब है रेंज 0 से 15। तो आप कह सकते हो कि 0 से 15 रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेंगी 4। तो स्टार्ट करना है हमेशा राइट हैंड साइड से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाते टाइम आपको 4 बिट निकाल लेनी है। तो 4 बिट देखो ये क्या बन गई 10 10। तो 4 बिट में आपने उठा लिए 10 10 क्या होता है, वैसे तो 10 होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल में हम इसको लिखते हैं A। नेक्स्ट 4 उठा लो 1 2 3 4 1 0 0 1। 1 0 0 1 क्या होता है 9, तो 9। अब देखो ये एक बचा, तो एक के आगे क्या करो आप 3 0 और लगा दो, तो 1 2 3, क्योंकि आगे 0 जितनी मर्जी लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगानी, ये ध्यान रखना। एक के आगे जितनी मर्जी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक के पीछे अगर 0 लगाओगे तो फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बन गया आपका 1, तो 19A मतलब ऑप्शन आपका A जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन हैश टेबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है हैशिंग में से, एल्गोरिदम में से। एल्गोरिदम में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ग्रीडी एल्गोरिदम में हफमैन कोडिंग, और उसके अलावा क्रुस्गल जो आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का आता है, इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें हीप के ऊपर, मैक्स हीप या मिन हीप के ऊपर बेसिक लेवल के, एंड देन हमारे पास आता है हैश टेबल। क्योंकि एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग, जो आप सिलेबस अगर देखोगे तो इसमें आपको एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग इकट्ठा दिया हुआ है और एल्गो अलग से है। तो मैं इस पूरे टॉपिक में से ना मिनिमम 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग में से। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, आप मान के चलो एल्गोरिदम में से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चंस आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम के ऊपर हो सकता है, हीप ट्रीज के ऊपर हो सकता है, और इसके अलावा हैश टेबल के ऊपर बेसिक लेवल का क्वेश्चन। तो देखो यह तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल है, हैश टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल वो लोड फैक्टर पूछ रहा है। लोड फैक्टर क्या होगा कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ, देखो हमारे पास कुछ स्लॉट्स हैं और इन स्लॉट्स में हमने डेटा को पुट करना है। अब देखो डेटा हमारे पास है 1000 और स्लॉट है हमारे पास सिर्फ 10, तो ऑब्वियसली हर एक स्लॉट में कितना लोड है, मतलब हर एक स्लॉट में कितने एलिमेंट्स फाइट कर रहे हैं घुसने के लिए, दैट इज योर लोड फैक्टर। तो ये लोड फैक्टर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1000 और मेरे पास स्लॉट्स कितने हैं 10, तो 1000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये क्या आएगा आंसर आपका 100। तो यानी आपका आंसर ए इज अ राइट थिंग। सो दिस इज व्हाट हाउ यू हैव टू कलेक्ट। तो हैश टेबल भी बनाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको हैश टेबल कैसे बनाना है और इसमें आपको लीनियर प्रॉबिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में कोलिजन के रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स है बेसिक की, हैश टेबल में कैसे एंट्रीज को डालते हैं, कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करते हैं, ओपन एड्रेसिंग एंड लीनियर प्रॉबिंग, दैट इज मोर देन इनफ। आपको बस इतने लेवल के क्वेश्चंस करके जाने हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो HTTP ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स में से, और उसमें भी स्पेशली एप्लीकेशन लेयर में से ये टॉपिक आया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, HTTP है, FTP है, TCP दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, HTTP है, FTP है, टेलनेट है, SMTP है, POP है। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। तो इन प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर्स आपको याद होने चाहिए पहले तो, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि सारों के जो पॉपुलर है, ये 4-5 जो मैंने नाम लिए इनके पोर्ट नंबर्स आपको याद होने चाहिए।